नमस्ते। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये महीना अधिक ज्येष्ठ है। क्या केपलर का दूसरा नियम और हिंदू कैलेंडर का अधिक मास इनके बीच कोई संबंध है? अधिक मास ज्यादातर मई और सितंबर के बीच ही क्यों आता है और नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीनों में क्यों नहीं आता? इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं पिछले 200 साल के आंकड़ों की मदद से। अधिक मास पर पहले के वीडियो में हमने एक मॉडल की मदद से इस संकल्पना का पता लगाया था, लेकिन इस घटना के बारे में अधिक जानकारी को समझने के लिए मॉडल उतना सक्षम नहीं होगा। इसके बजाय हम एनिमेशन के साथ साथ स्काईफील्ड द्वारा इससे संबंधित जनरेट किए गए डेटा की मदद लेंगे। हमेशा की तरह शुरू करते हैं बेसिक से। हम हेलियोसेंट्रिक मॉडल से परिचित हैं। पृथ्वी एक साल में सूरज की परिक्रमा करती है। जब पृथ्वी से सूरज की ओर देखा जाता है तो बैकग्राउंड में जो राशि क्षेत्र है उसी को चिन्ह के रूप में माना जाता है। 1 जनवरी को सूरज धनु राशि में है और 15 जनवरी को धनु राशि से मकर राशि में गोचर या ट्रांजिशन करेगा। इसी क्षण को सूर्य संक्रांति या केवल संक्रांति के रूप में जाना जाता है। जो कि 12 राशियां होती है, इसलिए एक साल में 12 संक्रांतियां होती है। पृथ्वी की इस गति के दौरान चंद्रमा भी उसी समय पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ये अपनी कक्षा में पूर्णिमा की स्थिति है और ये अमावस्या की। यही एक चक्कर चंद्रमा लगभग 29.5 दिन में पूरा करता है, पूर्णिमा से पूर्णिमा या अमावस्या से अमावस्या तक। इसे सिनोडिक मंथ भी कहते हैं या चंद्रमास। हम इस वीडियो में अमांत प्रणाली का पालन करेंगे, अर्थात चंद्रमास अमावस्या से शुरू होगा और अगली अमावस्या पर समाप्त होगा। भारत में और कई जगह पर यही चंद्रमास पूर्णिमा से पूर्णिमा तक होता है, लेकिन हम अभी इसे अनदेखा करेंगे। हेलियोसेंट्रिक मॉडल के बजाय हम जियोसेंट्रिक मॉडल पर स्विच करेंगे। इस एनिमेशन में पृथ्वी की बजाय सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता हुआ दिख रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सूरज का घूमना सिर्फ कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने के लिए किया गया है। जियोसेंट्रिक मॉडल हमें कठिन संकल्पनाओं को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। शुरुआत करते हैं हम एक उदाहरण लेकर। 17 अप्रैल को अमावस्या थी। अगले दिन नया महीना वैशाख प्रारंभ हुआ। यह चंद्रमास 16 मई को समाप्त हो जाएगा। इसके एक दिन पहले सूरज का मेष राशि से वृषभ राशि में संक्रमण होता है, यानी संक्रांति है। नियम के अनुसार संक्रमण हो गया, यानी अधिक मास नहीं है। अगला महीना 17 मई को ज्येष्ठ शुरू होगा, जो 15 जून को समाप्त होगा। इसी दौरान कोई संक्रांति नहीं है। सूरज वृषभ राशि में ही है। इसे अधिक मास कहा जाएगा, अधिक ज्येष्ठ। 15 जून को अधिक मास समाप्त हो जाता है और सामान्य मास ज्येष्ठ शुरू हो जाता है। इसके 4 घंटे बाद सूरज वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करता है, यानी संक्रांति हो गई। इसलिए अगला महीना सामान्य महीना है और फिर सिलसिला चलता रहता है। अब हम स्काईफील्ड लाइब्रेरी का उपयोग करके जो डेटा मिला है उसी से जो प्रमुख निष्कर्ष है उसका विश्लेषण करते हैं। रेंज है 1900 से 2100 तक, यानी कुल 200 साल। इन्हीं वर्षों में 76 बार अधिक मास आया और प्रत्येक मास के बीच औसतन 964 दिन का अंतर था। हालांकि कुछ अपवाद भी थे जिन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। दिन की अवधि कम से कम 29.27 डेज थी और अधिकतम 29.76। यदि आप महीने के वितरण पर नजर डालो तो श्रावण 18 बार और ज्येष्ठ कुल 13 बार आया और सभी महीनों में इन्हीं 2 महीनों का योगदान 43% रहा। मार्गशीर्ष, पौष और माघ
तो अधिक मास के रूप में कभी नहीं आए। अब हम उन ग्रेगोरियन महीनों पर नजर डालते हैं जिनमें अधिक मास होता है। उत्तरी गोलार्ध में संपूर्ण वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन मई से सितंबर के बीच ही होता है। तो इसके विपरीत नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीनों में अधिक मास कभी नहीं होते। सूरज अधिकतर कर्क, वृषभ और मिथुन राशि में रहता है, लेकिन वृश्चिक, धनु और मकर राशि में कम से कम रहता है। जब अधिक मास की घटना में अंतराल की बात आती है तो एक बहुत ही परिभाषित पैटर्न होता है। केवल 2 घटनाएं ऐसी है जहां पर ये 400 दिन से कम है। हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। अब एनिमेशन की सहायता से केपलर के दूसरे नियम को समझते हैं। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, लेकिन पृथ्वी की कक्षा थोड़ी अंडाकार यानी इलिप्टिकल है। इसका मतलब है कि सूरज बिल्कुल कक्षा के केंद्र में नहीं, बल्कि किसी एक नाभि पर है यानी फोकस। इसी कक्षा में एक बिंदु है जो सूरज से सबसे करीब है। इसे पेरिहेलियन कहा जाता है। कक्षा में और एक बिंदु है जो सूरज से सबसे दूर है। इसे अपहेलियन कहते हैं। केपलर के अनुसार पृथ्वी की गति पेरिलियन बिंदु के पास उसकी औसत गति की तुलना में तेज होती है, जबकि अपहेलियन बिंदु के पास ये धीमी होती है। स्पष्टता और सरलता के लिए हम सूरज और पृथ्वी की स्थिति बदलते हैं। इसे भूकेंद्रित यानी जियोसेंट्रिक व्यू भी कहते हैं। राशि और ग्रेगोरियन कैलेंडर के डायल भी हम इसके साथ रखते हैं। हम कह सकते हैं कि सूरज 4 जनवरी के आसपास अपनी कक्षा में तेज गति से चलता है और 4 जुलाई के आसपास अपनी ही कक्षा में धीमी गति से चलता है। चूंकि धनु राशि पेरिलियन बिंदु के करीब है, इस राशि को कवर करने में लगने वाला समय औसत अवधि से कम है। दूसरी ओर मिथुन राशि को कवर करने में समय अधिक लगेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में सूरज की गति औसत गति से धीमी है। हम इन डायल के आगे हिंदू कैलेंडर महीने भी जोड़ सकते हैं। ये महीने चंद्रमास की अवधि को दर्शाते हैं। अब इन 2 रेक्टेंगल्स को एक साथ रखेंगे। हरे आयत की लंबाई सूरज द्वारा राशि को पार करने में लगने वाली अवधि को दर्शाती है और नारंगी आयत की लंबाई चंद्रमास की अवधि को दर्शाती है। यदि हरे आयत की अवधि नारंगी आयत से कम है तो एक चंद्रमास में कोई संक्रांति नहीं होगी। इसके विपरीत यदि सीमाएं अनुकूल रूप से मेल खाती है तो एक ही चांद्रमास में 2 संक्रांतियां संभव हो सकती है, यानी क्षय मास की स्थिति। यदि हरे आयत की अवधि नारंगी से अधिक है तो कोई संक्रांति नहीं होगी और यह अधिक मास के लिए संभावित उम्मीदवार होगा। इस समझ के साथ हम डेटा को फिर से देख सकते हैं और खुद तय कर सकते हैं कि किस महीने में अधिक मास आने की ज्यादा संभावना है। चंद्रमास की औसत अवधि है 29.46 डेज। धनु राशि में सूरज 29.45 डेज तक रहता है, तो यहां अधिक मास की बिल्कुल संभावना नहीं है। मिथुन राशि की अवधि 31.45 डेज है, जो चंद्रमास की औसत अवधि से बहुत ज्यादा है। उसी तरह वृषभ राशि 31.27 डेज और कर्क राशि 31.35 डेज। यानी ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण ये महीनों में अधिक मास आने की संभावना सबसे ज्यादा है। पहले दिखाए ग्राफ भी इसी स्पष्टीकरण का समर्थन करते हैं। खुशियों का त्योहार दिवाली पिछले 5 साल में अलग अलग तारीखों पर मनाया गया। दिवाली इस वर्ष 9 नवंबर को मनाई जाएगी। 2007,
और 1988 में दिवाली की तारीखों के बारे में आपका क्या ख्याल है? इन सालों में दिवाली आज ही के दिन यानी 9 नवंबर को मनाई गई। जैसा कि आप जानते हैं, दिवाली का त्यौहार हिंदू कैलेंडर पर आधारित है, जो एक लूनी-सोलर कैलेंडर है, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर जिससे हम परिचित हैं, एक सौर कैलेंडर है। ये दोनों कैलेंडर्स हर 19 साल में सिंक होते हैं। इस अवधि के बाद उसी ग्रेगोरियन डेट पर चंद्रमा की लूनार फेसेस फिर से दोहराए जाते हैं। इसी 19 साल की अवधि को मेटोनिक साइकिल के रूप में भी जाना जाता है। हम दूसरे वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी संदर्भ में पिछले 200 साल में एकत्रित अधिक मास के आंकड़ों की ओर एक नजर डालते हैं। हर एक पंक्ति 19 साल का एक साइकिल दर्शाती है और एक साइकिल में 7 अधिक मास, और फिर दूसरी पंक्ति में अगले 19 साल। ये कॉलम हर एक साइकिल में अधिक मास की स्थिति को दर्शाता है। ये साइकिल में पहली स्थिति या स्लॉट है। ऐसे कुल 7 स्लॉट है। अब पहले साइकिल को देखते हैं। अधिक श्रावण 1901 में हुआ, ज्येष्ठ महीना 1904, फाल्गुन 1907, श्रावण 1909 और इसी तरह आगे। अगर देखा जाए तो इन सालों में 3-3-2, 3-3-2 वर्ष के अंतराल का पैटर्न है, यानी टोटल 7 स्लॉट हो गए। ये पैटर्न साइकिल 4 और 5 को छोड़कर सभी साइकिल के लिए लागू है। पहले स्लॉट को देखते हैं। अधिक श्रावण 1901 में था और फिर हर 19 साल बाद यही रिपीट हुआ। ऐसा 1977 तक होता है। उसके बाद आषाढ़ का महीना साइकिल में पहले महीने के रूप में अपना स्थान बना लेता है। इसकी वजह वसंत विषु और पेरिलियन जैसे संदर्भ बिंदुओं की धीमी गति का कारण है। यही बात ज्येष्ठ महीने के साथ भी सच है। यह महीना 8 साइकिल तक अपना दूसरा स्थान बनाए रखता है और फिर यही स्थान वैशाख महीने द्वारा लिया जाता है। अब साइकिल 4 और 5 को देखते हैं। ये वे दो साइकिल है जब एक वर्ष उसके आसपास के अंतराल में 2 अधिक मास आए। इसकी वजह है इस अवधि के दौरान होने वाला क्षय मास। क्षय मास के विषय पर अलग वीडियो है, उसका लिंक विवरण में दिया है। यही एकमात्र उदाहरण है जब कार्तिक अधिक मास है। पूरे 200 साल में इसके अलावा कहीं पर भी नहीं। अधिक श्रावण लगातार चौथे स्थान पर कायम है। श्रावण का स्थान अपेलियन बिंदु के निकट है, जहां पृथ्वी अपनी कक्षा में धीमी हो जाती है। संदर्भ बिंदुओं के हिलने पर भी यह स्थिति काफी हद तक अप्रभावित रहती है। ये ग्राफ में अधिक मास के बीच सालों की बजाय दिनों की संख्या बताई गई है। हम ये कह सकते हैं कि अधिक मास का क्रम स्लॉट में जरूर बदलता है, लेकिन मेटोनिक साइकिल से संबंधित ग्रेगोरियन कैलेंडर और लूनार फेसेस का समन्वय काफी हद तक अप्रभावित रहता है। 19 साल के चक्र में दोनों के बीच का अंतर केवल 3 से 4 घंटे है। समरी: हमने केपलर के नियम पर चर्चा की और देखा कि कैसे अपनी कक्षा में पृथ्वी की परिवर्तनशील गति अधिक मास के असमान वितरण का कारण बनती है। इसमें लगभग 1000 सालों की अवधि में धीरे धीरे बदलाव आएगा, क्योंकि जिन सभी प्रमुख संदर्भ बिंदुओं पर हमने चर्चा की वे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जैसे प्रिसिशन के कारण चैत्र की आरंभ तिथि, जो वर्तमान में 15 मार्च से 13 अप्रैल के बीच है, अगले 2000 सालों के भीतर अप्रैल और मई की सीमा में चली जाएगी। पेरिलियन बिंदु स्वयं ही गतिमान है। तारों के सापेक्ष लगभग 1.72 डिग्रीज पर सेंचुरी ये बदलता रहता है। इससे सूर्य के किसी राशि में रहने की अवधि बदल जाएगी। पृथ्वी की कक्षीय विलक्षणता यानी ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी कुछ 100,000 ईयर्स में बदलती रहती है। इसे ही मिलनकोविच साइकिल भी कहते हैं। वर्तमान में ये एक्सेंट्रिसिटी है 0.167।
ये धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे जैसे ये शून्य के करीब पहुंचेगी, कक्षा के चारों ओर गति भिन्नता कम हो जाएगी और सभी राशियों की अवधि 30.44 दिनों में परिवर्तित हो जाएगी और अंततः क्षय मास असंभव हो जाएगा। इन सभी परिवर्तनों का हिंदू कैलेंडर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण करने लायक होगा। इस विषय पर एक और वीडियो की आवश्यकता है। धन्यवाद।